ठीक है। हेलो। तो हम लोग रडार का प्रिंसिपल देख रहे हैं। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि एम आई ऑडिबल, एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। ओके। तो हम लोग रडार का कैसे देख रहे थे, प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो मैंने क्या बोला कि रडार क्या करता है, एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है और जो भी ऑब्जेक्ट जिसका हमको पता लगाना होता है कि कितने डिस्टेंस पे है, वो उस ऑब्जेक्ट को सिग्नल जाके टकराता है और फिर क्या होता है, रिटर्न आता है रडार के पास। तो रडार के पास एक अपना क्लॉक होता है, ठीक है ना, अपने पास अपनी घड़ी रहती है। तो जब वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है ना, तो उसको ऑन कर देता है। ठीक है, जब सिग्नल यहाँ से भेजेगा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उसको ऑन कर देगा उस क्लॉक को। और जब वो उधर से रिटर्न होके रिफ्लेक्ट होके वहां से टकरा के जब वापस आएगा, तो जितना टाइम लगेगा आने में, वो टाइम पता चल जाएगा। सपोज करो डेल्टा टी टाइम, ठीक है। और स्पीड जो है उसको मैंने बोला है सी स्पीड। तो आपको टाइम भी पता है और स्पीड जो है लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इससे क्या मिल जाएगा, आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। वो डिस्टेंस कितना होगा, 2x होगा। 2x क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर हुआ और रिटर्न भी उतना ही डिस्टेंस हो रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, 2x हुआ है। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट होगा, c इंटू डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई 2। ऐसे कर लोगे तो पता चल जाएगा कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है। तो यही प्रिंसिपल होता है रेडार का। इससे वो एस्टिमेट कर लेता है कि कितने दूर पे हमारा जो एनिमी का, जो भी हमारा दुश्मन का या फिर जो भी एनिमी का हमारा एयरक्राफ्ट है, वो कितने डिस्टेंस पे है। हमको डिस्टेंस पता चल गया, उसके हिसाब से मिसाइल लॉक करके उसको गिरा दिया जाता है, मार के। ठीक है। सो एक रेडार का प्रिंसिपल है, इसका यूज बहुत बार हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर 2 आपको पता होगा, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा इसमें आपने में भी पढ़ा होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग करा था अमेरिका ने। ठीक है ना, एटॉमिक बॉम्बिंग करा था। ठीक है। तो ये जो रेडार का प्रिंसिपल है ना, ये रडार का प्रिंसिपल है, वहीं से फर्स्ट टाइम हमारा आया था। ठीक है। तो ये भी आपका एप्लीकेशन है, डिफेंस एप्लीकेशन में कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स रडार में यूज होता है। ठीक है। देखो, द रडार एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स कैन बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल सिस्टम को कंप्लीट ए यूनिट। ठीक है। एंटी एयरक्राफ्ट गन मतलब जो भी एयरक्राफ्ट है उसको मार गिराने के लिए यूज होता है एंटी एयरक्राफ्ट गन। ठीक है। ये देखो, जो जो मैंने रडार बताया ना, ये रडार है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये रडार है, जो ये एंटीना है, ये हमेशा घूमता रहता है ऐसे। जो ये ऊपर वाला सिस्टम है ना, ये आपको दिख रहा होगा, वेट। ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसका एंटीना सिस्टम है। ठीक है। ये ऐसे रोटेट होता रहता है। ठीक है, रोटेट होता रहेगा ये। और फिर इसी के थ्रू डिटेक्ट करता है और बता देता है कि कितने डिस्टेंस पे है, क्या है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, एक और डिफेंस एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है ना, मिसाइल्स को गाइड करके, जैसे आपको पता होगा कि जैसे कहीं पे बॉम्बिंग करी जाती है, जैसे मान लो कोई प्लेस है, जैसे सपोज करो कि एयरप्लेन है। एयरप्लेन कैसे बनता है यार, मेरे को बनाने नहीं आ रहा। सपोज करो ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, सपोज करो प्लेन है तुम्हारा। ठीक है। और यहाँ पे कोई सपोज करो कोई टारगेट है तुम्हारा। अब क्या करना है, इस टारगेट पे ना बॉम्बिंग करना है, बॉम्ब गिराना है। ठीक है, बोलोगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है। तो अगर सपोज करो आपके पास, आप इंडियन एयरफोर्स में हो यहाँ पे, ठीक है ना, आईएएफ में हो, कमांडर हो, ऊपर ले जा रहे हो जहाज को, आपको यहाँ पे बॉम्ब करना है। तो क्या होगा कि यहाँ पे बॉम्ब ऐसे थोड़ी है कि आप कहीं गिरा दोगे, ऐसे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर ऊपर पायलट, ऊपर जो भी चला रहा होगा ध्यान से देखेगा, ऊपर देख के फिर गिराएगा, पता चला देखा यहाँ पे, तब तक वो गिरते गिरते यहाँ पे गिरेगा। ठीक है। तो वैसे नहीं गिराया जाता है। होता क्या है ना कि इसमें आपका गाइडेड सिस्टम्स होते हैं, जो आपका एयरक्राफ्ट होता है ना, उसमें गाइडिंग का एक सिस्टम होता है। ठीक है। एक नाम सुना होगा मे भी तुम लोगों ने, एक नाम होता है लेजर गाइडेड बॉम्ब। ठीक है, एलजीबी होता है। वो क्या करता है ना, जहां पे भी टारगेट है ना, वहां पे एक पहले लेजर लाइट डालता है ऐसे। ठीक है। अब वो लेजर लाइट जितनी पतली होती है ना, बहुत पतली होती है, आपको पता है लेजर लाइट आपने मे भी देखा भी होगा। ठीक है, और खिलौने में भी आता है लेजर वाला जो टॉर्च होता है।
ठीक है। तो क्या करता है, ऊपर से जो आपका एरोप्लेन होता है या फिर एयरक्राफ्ट होता है, वो एक लेजर लाइट, लेजर बीम इम्पिंग करता है टारगेट पे। उसी चीज को फॉलो करते हुए ना, उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ से बॉम्ब आता है, वहीं पे गिर जाता है। मतलब एकदम प्रिसीजन के हिसाब से। मतलब इनफैक्ट अगर सपोज करो कि कोई बहुत छोटी सी चीज है, मान लो कि इन द सेंस कोई कोई एक जानवर है ऐसे, या फिर कोई आदमी है इन द सेंस, तो उस आदमी पे भी आप ऊपर से, उतना ऊपर से, सपोज करो कि आप 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर ऊपर हो, ठीक है। आप 5,000 नहीं, सॉरी, 5 किलोमीटर मान लो ऊपर हो, ठीक है। 5 किलोमीटर ऊपर हो, अब 5 किलोमीटर ऊपर से भी इतना एक्यूरेट आप बॉम्बिंग कर सकते हो कि उस आदमी के ऊपर बॉम्ब गिर जाए, ठीक है। तो ये जो प्रेसिजन और एक्यूरेसी कहाँ से आती है? बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है जिसके थ्रू ये सारा चीजें होता है, सारा कंट्रोल, सब कुछ। तो इसीलिए बहुत क्रूशल हो जाता है ये, कैसे डिजाइन करना होता है सिस्टम, ये सारा चीज आप लोग सीखोगे इसमें वन बाई वन, ठीक है। कुछ अभी सीखोगे, कुछ बीटेक में सीखोगे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं हम लेजर गाइडेड बॉम्बिंग बोलते हैं, फिर गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स बोलते हैं। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू उसको गाइड कर सकते हो कि कहाँ पे उसको बॉम्बिंग करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में ना, वो अभी बहुत सारा चीज क्या आ रहा है ना कि रोबोटिक हो जा रहा है। जैसे आप देखोगे, कार मैन्युफैक्चरिंग देखोगे, तो कार मैन्युफैक्चरिंग हाथ से नहीं होता है। कार जब बनता है ना, तो कार जब बनेगा, पूरा का पूरा रोबोटिक सिस्टम उसमें होता है, और रोबोट बनाता है कार को, ठीक है ना। अपने आप सामान पिक करेगा, उठा के अपने आप वहां रख देगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक कंट्रोल सिस्टम ना इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ही डिजाइन होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका उसके अलावा भी, अगर उसके अलावा भी आप देखोगे कि जैसे देखो, एक ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स देखा होगा आपने, मॉल, शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होगे, तो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ इसके बारे में। आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हो ना, तो जो डोर होते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो डोर है सर, ये आपका शॉपिंग मॉल का डोर है, ऐसे बंद हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका सपोज करें शॉपिंग मॉल है, ठीक है। ऐसे करके नीचे तक ऐसे डोर है उसका, ठीक है। आप जैसे जाते हो ना, जैसे जाते हो क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप जाओगे ये डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इधर 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 ओपन हो जाएगा। देखा है ना आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? यस सर। यस सर, देखे हैं। यस सर। हाँ, तो कैसे ओपन हो जाता है? ऐसा होता है क्या कि ये जो बगल में यहाँ पे कोई बैठा होता है, आपको देख के और डोर ओपन कर देता है? कैसे होता है नहीं डोर सर, ओपन? वो सर ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होता है ना, कि कोई अंदर बैठा रहता है, आपको देखता है जाते हुए, फिर वो खींच देता है, ऐसे रस्सी रस्सी बांध के खींच देता है, ओपन हो जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, होता है। हाँ, ऑटोमेटिक जो डोर ओपनर है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बहुत इजीली आप ये कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे ही डिप्लोमा में ही पढ़ के आप ये डिजाइन कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा कोई वैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, कैसे, आपने एस्केलेटर्स देखा होगा, जो क्या एस्केलेटर को क्या बोलते हैं, जो जो मूविंग मूविंग स्टेयर्स होते हैं, चलने वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं मॉल्स में, आपने देखा होगा, ठीक है। एस्केलेटर जो होता है, तो एस्केलेटर में भी आप देखोगे ना कि जैसे बहुत देर तक यूज नहीं होता है ना, तो वो फिर रुक जाता है। जो आपका एस्केलेटर है, ठीक है, सपोज करो आपका एस्केलेटर है, अब क्या होगा, बहुत देर तक अगर यूज नहीं होगा ना ये, तो क्या होगा, रुक जाएगा। अदरवाइज तो ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन बहुत देर तक यूज नहीं करेगा कोई, तो ये रुक जाता है। लेकिन जैसे ही रुका हुआ है ना, तो लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ना, जैसे, तो फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये सारा चीज ना ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही पॉसिबल है, सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही पॉसिबल है, ओके। तो ये सारा चीज का हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, आपका मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में भी मेडिकल साइंस में भी आपका
बहुत ही ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है, जैसे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग न्यू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन डायग्नोस्टिक्स and treatment of various diseases. Some of the instruments which have been in use are X-rays. X-ray मशीन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग देखे होंगे, ठीक है। एक्सरे मशीन ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ही बनाया जाता है। फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल बोन्स, एक्सरे से क्या करते हैं हम लोग, जो बोन्स होते हैं ना उनके पिक्चर्स लेते हैं, ठीक है। एक्सरे जो होता है ना, एक्सरेज जो होता है बहुत ही पावरफुल रेज होती हैं जो आपकी बॉडी को इनफैक्ट मतलब अंदर तक बॉडी के चली जाती हैं और फिर वहां से जो बोन्स की पिक्चर्स डिस्प्ले होती है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है ईसीजी, जानते होंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ईसीजी क्या होता है, हार्ट को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ हार्ट मॉनिटर करने के लिए ईसीजी का यूज होता है, देखा होगा आपने। ईसीजी का जो ईसीजी जो होता है उसका ग्राफ आता है एक ऐसे करके, ठीक है ना, आप देखा होगा आपने, ऐसे कर कैसे होता है, ऐसे करके कुछ आता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ होता है। अब वो ईसीजी कैसे बनता है, वो ईसीजी कैसे काम करता है, इस सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स के ही थ्रू करता है, राइट। ऐसे ही आप देखोगे ऑसिलो ऑसिलोग्राफर स्टडिंग मसल एक्शंस, या फिर मेडिकल साइंस में अभी आपको बता दूं, मेडिकल साइंस तो अभी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है कि एम आई ऑडिबल, मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो अभी मैं क्या कह रहा था कि वेट, मेरा स्क्रीन अभी विजिबल है ना आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा था कि आप अभी देखोगे उसमें मेडिकल साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज, कि अभी ना नैनो रोबोट्स होते हैं, नैनो रोबोट्स। अब सपोज करो कि आपका जैसे आपका जैसे कई बार क्या होता है ना, क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड में, ठीक है, क्लॉटिंग हो जाएगा, या फिर जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उनके अंदर बहुत ही मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब नैरो हो जाता है। तो उनको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, इतने छोटे रोबोट होते हैं, वो क्या करते हैं ना, इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब क्या करा जाएगा, वो आपके बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू लगा दिया जाएगा और एक्चुअल में रोबोट होगा। और उस रोबोट को ना, वो रोबोट आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना उसके थ्रू ऑपरेट होता है वो, ठीक है। और वो रोबोट जाके ना सारी चीजों को, जैसे जैसे मान लो कोई ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को उसके अंदर ऐसी चीजें रोबोट के अंदर होगा कि उस ब्लॉकेज को क्या करेगा कि काट के हटाएगा, रिमूव करेगा और फिर ब्लड से फ्लश होके फिर बाहर आता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ तक पॉसिबल हो गया, मतलब सोचो इतना छोटा चीज जिसको सिरिंज में आप भर सको, जो जो इंजेक्शन के थ्रू लगाया जा सकता है, वो आपका नैनो रोबोट बोलते हैं, मेडिकल साइंसेस में अभी हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट अभी आप कोविड के सिचुएशंस में भी देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। अभी इनफैक्ट आप जैसे वेंटिलेटर सिस्टम देखते हो, या फिर आईसीयू देखे होगे, अगर मान लो भगवान ना करे कोई देखे, बट आईसीयू में भी आप देखोगे ना तो जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या नाम है, उनके पीछे का जो बेसिक होता है ना, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, उसी के थ्रू ऑपरेट करते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, ठीक है। तो मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज है। अभी आपने एक और चीज़ देखा होगा, कितने लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, तो अभी उनके लिए भी आप देखोगे तो जैसे जिनके सपोज करो कि हाथ में प्रॉब्लम है, तो उनके उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्स आ गए हैं जो ऑटोमेटिक, जैसे हमारा हाथ काम करता है वैसे उनका भी काम करने लगा है। उस पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, बट यस बहुत सारा काम हो चुका है, ठीक है ना। रोबोटिक आर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जैसे सोचते हैं वैसे ही आर्म में मूवमेंट्स वगैरह होती हैं। तो ये सारा यूज है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, ठीक है। उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन आता है। इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में भी, इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इंडस्ट्री एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट of various quantities like VT, VM, CRO, frequency counters, pH meter, strain gauge, etc. देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना
कई सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से फेमिलियर होना चाहिए। एक इक्विपमेंट है उसमें से, उसका नाम है हमारा CRO, ठीक है ना। उसका नाम है हमारा CRO, इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। इसको बोला जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की आई होती है, आंख होती है CRO। मतलब इस CRO के थ्रू ना आप कोई भी वेव फॉर्म, कोई भी सिग्नल को देख सकते हो, ठीक है। ये ना ऐसे आपका एक बॉक्स होगा, यहाँ पे इसमें नॉब होंगे और यहाँ पे इसका डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले होता है ऐसे, ये आपका डिस्प्ले है, ठीक है। ये CRO ऐसे होगा, ओके। अब क्या है ना कि आप क्या करोगे ना, कोई भी सिग्नल को देखना है ना तो वो सिग्नल इस पे अप्लाई करोगे तो वो सिग्नल इस पे दिख जाएगा, ठीक है ना। इस डिस्प्ले पे ना जैसे साइन वेव है तो ऐसे कुछ दिख जाएगा, स्क्वायर वेव है तो ऐसे वेव फॉर्म दिख जाएगा। मतलब इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ये आंख होती है CRO, ठीक है। तो एपी बेसिकली CRO भी कैसे बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू बनाई जाती है। CRO कैसे काम कर रहा है, इनफैक्ट जो टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन भी तो, टेलीविजन में कैसे पिक्चर्स डिस्प्ले होते हैं, कैसे पिक्चर्स आता है उसमें, उसके पीछे भी बहुत बड़ा आपका इंजीनियरिंग है। तो वो सारा चीज हम लोग 1 बाय 1 करके इसमें स्टडी करेंगे, उसका एप्लीकेशन वगैरह कि कैसे आपके टेलीविजन सेट्स में पिक्चर्स आते हैं, कैसे वो काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप में से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया होगा तो देखा होगा, मल्टीमीटर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। मल्टीमीटर नाम सुना है किसी ने, मल्टीमीटर का नाम सुना है किसी ने? नो सर। नहीं सुने हो। जो आप अगर कभी रिपेयरिंग शॉप पे गए होंगे, अगर टेलीविजन रिपेयरिंग या फिर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे ना, तो उसके पास एक ऐसे हैंडहेल्ड डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, मोबाइल से बड़ी होती है। उस पर क्या होता है ना, ऐसे डिस्प्ले होता है और एक ऐसे नॉब होता है ऐसे रोटेट करने वाला, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे दो रहते हैं, इसमें से दो ऐसे प्रोब निकले रहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है ना, मल्टीमीटर का काम क्या होता है, कहीं पे भी वोल्टेज मेजर करना हो, करंट मेजर करना हो, रेजिस्टेंस मेजर करना हो, ये सारा चीज मेजर कर देता है, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीमीटर बोलते हैं। ए भी आपका, ए भी जो मल्टीमीटर बनता है कहाँ, किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट हमारा पीएच मीटर जानते होगे, पीएच, पीएच वैल्यू जानते हो ना, वाटर, वाटर का पीएच वैल्यू निकालना है, कोई बेस है उसका पीएच निकालना है, कोई एसिड है उसका पीएच निकालना है। तो वो पीएच वैल्यू मीटर्स जो होते हैं उस वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आप निकाल सकते हो, भी कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेन गेज होता है लेंथ मेजरमेंट के लिए, ये सब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। अब इसके इतने एप्लीकेशंस हैं कि इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर मी टू एक्चुअली एक्सेंचुएट ऑल दोज थिंग्स, बट हाँ, आप ये समझ लो कि आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स से आसपास सराउंडेड हो, ठीक है ना। बिना इलेक्ट्रॉनिक्स यू कांट इवन इमेजिन अ सिंगल आवर, आप 1 घंटा भी इमेजिन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना, ठीक है। हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मैं सारा चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब ना हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, वोल्टेज, करंट, इन सब का डेफिनेशन कहाँ से आया, चार्ज क्या होता है, इसके बारे में, और फिर फर्दर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या यूज होगा, बेसिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होगा एटम। एटम क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज एटम? एटम क्या होता smallest particle of matter is होते called. हैं, स्मॉल है? टिनी पार्टिकल्स को कंबाइन करके एटम बनते हैं। हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हाँ चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट नोन पार्टिकल, ठीक है। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट नोन पार्टिकल है, ठीक है। और ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है ना। एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। स्मॉलेस्ट पार्टिकल वैसे एटम ही है, लेकिन वो एटम जो है वो कितने फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो? Electron, proton, neutron. एग्जैक्टली तो वो आपके जो 3 पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखो एटम है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स बोल सकते हो किसी भी उसका किसी भी मॉलिक्यूल का। अब वो जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, ये एटम हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है ना, आपके सराउंडिंग हर चीज एटम से मिलकर बना है। ठीक है, मतलब हर चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा ही होगा। ठीक है, आपको पता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, अगर आप देखोगे आप डिफरेंट डिफरेंट इसके आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया होगा कि एक न्यूक्लियाई होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस किससे किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना रहता है। और इसके सराउंडिंग्स में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, और एक उनकी कोई एक ऑर्बिट होती है, उसमें मूव कर रहे होते हैं ऐसे करके। ठीक है, यही होता है, आपने पढ़ रखा होगा ऐसे करके। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक आपका न्यूक्लियस होगा और उसके सराउंडिंग्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा और उसके जो सराउंडिंग्स में होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? E- से करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको P प्लस ऐसे कर सकते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होता है? विदाउट चार्ज। न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, विदाउट चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो कि मेरे को कोई एक चार्ज है, सपोज करो एक चार्ज है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट कूलम। कूलम होती है। ठीक है ना, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। अब एक चार्ज है मेरे पास, ठीक है ना, एक चार्ज है यहाँ पे। अब इस चार्ज को मैं, अगर इस चार्ज को सपोज करो कोई चार्ज है मेरे पास, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, सपोज करो कोई चार्ज है हमारे यहाँ पे, एक चार्ज है, सिंगल चार्ज, यूनिट चार्ज। इस चार्ज को ना मैं अगर उठा के कहीं पे ले जाऊं, कहीं पे ले जाऊं, सपोज करो ये जो चार्ज था ना कहीं इन्फिनिटी लोकेशन पे था, इनफाइनाइट मतलब बहुत ही दूर लोकेशन, कहीं मतलब पता नहीं कहाँ पे था। सपोज करो वहां से चार्ज को किसी एक पॉइंट पे ले जाने में, सपोज करो एक पॉइंट है ए, यहाँ इस पॉइंट तक ले आने में ना जो भी काम करना होगा, मतलब वर्क करना होगा, वर्क परफॉर्म, ठीक है, तो वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए इज नोन एज वोल्टेज। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। किसी चार्ज को मैं अगर इंफिनिटी से लेके किसी पॉइंट ए तक लेके आऊं, तो उसमें जो भी काम करना पड़ा होगा, वर्क परफॉर्म करना होगा, वर्क परफॉर्म करने का मतलब उसमें एनर्जी डिसिपेट हुई होगी, आपकी एनर्जी जो लगी होगी वो क्या किसके बराबर होगी? वो उसके वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। आपने ये डेफिनेशन देखा होगा, वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो होता है ना, वो क्या होता है? W/Q होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वोल्टेज, तो वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चार्ज को, ठीक है ना, कोई भी यूनिट चार्ज को, ठीक है, कोई यूनिट चार्ज को किसी, मतलब अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, देखो दो अलग अलग चीजें होती है, एक वोल्टेज डिफरेंस होता है, एक वोल्टेज होता है। तो किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी काम किया गया रहता है ना, तो उस चीज को वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है। लेकिन मैं एक टर्म डिफाइन करूं, वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है। ध्यान रखो, जब हम वोल्टेज डिफाइन कर रहे थे तो ये जो चार्ज है हम कहाँ माने थे, कहाँ पे है जो चार्ज है, वो कहाँ पे था? पहले इन्फिनिटी पे था। कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था। लेकिन जब हम वोल्टेज डिफरेंस डिफाइन करेंगे ना, तो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है। ठीक है, तो वोल्टेज अगर हम वी ए बी डिफाइन करते हैं, अगर सपोज करो हम वी ए बी डिफाइन करते हैं, तो एक ऐसे डिफाइन करेंगे कि वर्क परफॉर्म्ड in order to move a charge from point A to B, ठीक है ना, work perform in order to move from work performed by a charge in order to move from A to B is known as voltage difference between A and B, that is VAB। तो VAB क्या होगा? जो भी यहाँ का कोई चार्ज है, यूनिट चार्ज है, अगर कोई एक चार्ज है
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आओगे ना उस चार्ज को, तो उसमें जो काम किया गया रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वोल्टेज डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इसमें जो काम किया रहेगा वो WAB/Q होगा। ठीक है ना, मतलब इसका इन दोनों के बीच में जो भी मूवमेंट होगा, मतलब आप मतलब चार्ज को यहाँ से A से लेके B तक लेके आओगे, उसमें जो काम किया गया रहेगा उस काम को ही ना मतलब अगर यूनिट चार्ज है, अगर मान लो यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 कूलॉम का चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होगा, सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो मान लो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 माइनस में इंटू 10⁻9 कूलॉम। ठीक है ना, पता होगा मे भी आप लोगों को। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब एक यूनिट चार्ज का मतलब क्या होगा कि अगर सपोज करो कोई चार्ज है, तो एक कूलॉम के चार्ज को अगर मैं किसी पॉइंट A से B तक लेके जाऊं और उसमें जितना भी वर्क परफॉर्म हो, वर्क परफॉर्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, वर्क और एनर्जी जानते ही होंगे, सेम चीज है। अगर एनर्जी आपका लगता है, जितना एनर्जी लगता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। ठीक है ना, तो वोल्टेज डिफरेंस, तो समझ में आया वोल्टेज का मतलब। ठीक है, वोल्टेज का मतलब क्या है, किसी किसी यूनिटी चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो ना, तो क्या होगा, आपको एनर्जी लगेगा, और वही एनर्जी जो होता है आपका क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही एक टर्म आएगा करंट। क्या आएगा टर्म हमारा, करंट आएगा। ठीक है, करंट क्या होता है, करंट जो होता है ना वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो है ना वो किस रेट से फ्लो कर रही है। रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या होगा, टाइम का रेट, मतलब कितने कितने टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। सपोज करो कि कोई एक वायर है, सपोज करो ये वायर है, ठीक है ना, इसको आपने ऐसे किसी बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब इस वायर के थ्रू, सपोज करो मैं बोलूं इस वायर के थ्रू 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, इस वायर से 1 सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा दैट विल बी योर करंट। इसलिए करंट को ना आई को क्या लिखा जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है ना, मतलब चार्ज कितना चार्ज हुआ, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, और इसका यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट्स। ठीक है ना, तो समझ में आया वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि किसी कोई कंफ्यूजन है दोनों में डेफिनेशन में। ठीक है, तो वोल्टेज समझ में आ गया, करंट समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक लॉ होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ किसी को पता है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताओ क्या होता है। V equal to ओम्स लॉ क्या होता है बताओ। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, वोल्टेज V डायरेक्टली। is directly proportional to I. डिफाइन करो ना, वर्ड्स में बताओ, ये तुम फॉर्मूला बता रहे हो। हाँ, हिंदी में Ohm's बता law सकते हैं। states हाँ हाँ, हिंदी में बता सकते हो। हाँ, किसी निश्चित दाब और ताप पर किसी चालक में बहती हुई धारा उसके उसमें उत्पन्न वोल्टेज के समानुपाती होता है। अच्छा, हाँ सही है कि मतलब देखो क्या है ना कि इसमें जो भी डिफाइन किया था ओम्स लॉ में, इफ वी प्रोपोर्शनल टू आई कब वैलिड है, जब फिजिकल पैरामीटर्स जो है ना वो कांस्टेंट रहे। जैसे इसने बताया ताप और दाब समथिंग बताया था ना, मतलब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट रहे, तभी ये वी प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ये बात समझ रहे हो, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा।
अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे ना तो ये वैलिड नहीं रहेगा V प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ में आपको हमेशा ही बताना पड़ेगा कि V प्रोपोर्शनल टू I कब होगा, जब आपके टेम्परेचर टेम्परेचर और कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना वो कांस्टेंट रखी जाए, ठीक है। ओनली देन दिस विल बी वैलिड। तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, V इक्वल्स टू I टाइम्स R। R जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और R को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, देखो वो क्या करता है ना, जो भी करंट के फ्लो को ना रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब करंट के फ्लो को अपोज करता है। क्या करता है रेजिस्टेंस, अपोज करता है, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या करता है, इसको रेस्ट्रिक्ट करता है हमारा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने देखा वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, ठीक है, चार्ज क्या होता है। चार्ज नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे पता करोगे, आप चार्ज क्या जनरेट कर सकते हो, कोई आप में से कोई चार्ज जनरेट कर सकता है क्या। मैं बोलूँ कि आप चार्ज, आप कोई ऐसा चीज कर सकते हो जिससे चार्ज जनरेट हो जाए, यस सर। कैसे। दो चीज को रब करे तो चार्ज जनरेट होगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना। आपके पास अगर कम होगा, आप कॉम्बिंग भी कम हेयर में होगा। करते हो, ठीक है, तब भी होता है। या फिर आपने अभी ठंडे के दिनों में देखा होगा, जब भी आप वुलन क्लोथ्स पहनते हो, कपड़े जैसे आप अंधेरे में निकालोगे ना तो चट चट सी आवाज आती है, लाइटनिंग उसमें होता, देखा है किसी ने। यस सर। हाँ, वो बेसिकली चार्ज ही होता है। या फिर किसी के बर्थडे पे क्या करते हो आप, बलून को ऐसे रगड़ के दीवार पे चिपक जाता है दीवार से, यस सर। ठीक है, वो भी चार्ज होता है। आप पेन को अगर आप अपने उसमें हेयर में ऐसे रब करो और उसको फिर एक पेपर पे ऐसे टच कराओ तो उसमें से पेपर टच होने लगता है, उसमें चिपकने लगता है। यस सर। सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ चार्जेस, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, चिपक कोई भी मतलब आपस में चिपकता है कब है, जब वो अपोजिट पोलैरिटी के हो। जैसे मान लो कि आपने हेयर की कॉम्बिंग कर ली, ठीक है ना। मान लो कि आपने बाल में ऐसे पेन को रब किया, ठीक है। तो जब पेन को रब करते हो ना तो जो भी पेन पे ना, हो सकता है पेन निगेटिव, मुझे अभी ये कंफर्म मेरे को पता नहीं है पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, बट जो भी होगा ना, अगर सपोज करो निगेटिव हो गया तो क्या करेगा, पॉजिटिव जो भी चार्ज होगा वो अपनी तरफ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और मान लो यस कि, सर। तो अगर मैं कोई चार्ज दूं तो आप क्या बता सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज यस है। सर। हाँ, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने आपको कोई चार्ज दे दिया तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे कि आप कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे, ठीक है, जिस जो जो आपको पता होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उस चार्ज को, जो मैं आपको चार्ज दूंगा उसके पास ले जाओगे, अगर वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, तो जो मेरे पास चार्ज होगा उसके अपोजिट वाला चार्ज आपने दिया मेरे को, ठीक है। और अगर वो रिपेल करेगा तो यानी दोनों का चार्ज सेम है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यस इससे सर। आप चार्ज को पता कर सकते हो कि कैसे है, ठीक है। अब आप एक चीज जानते होगे कि जैसे मान लो कि सपोज करो कोई वायर है, ऐसे ही सपोज करो कि वायर है, ऐसे, और ये हमने बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी है हमारी। तो बैटरी क्या करता है, जब भी आप यहाँ पे बैटरी लगाते हो और एक कंडक्टिंग वायर है, भी मान लो कोई कंडक्टर ही है, कंडक्टर का मतलब क्या करेगा, जो इजीली करंट के फ्लो को अलाउ करता है, ठीक है। कंडक्टर क्या करता है, बहुत इजीली करंट के फ्लो को अलाउ करता है, जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कोई कंडक्टर को एक बैटरी से अटैच कर दिया तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा सर। बताओ। होगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कोई कंडक्टर है, उसको मैंने बैटरी से अटैच कर दिया है, ठीक है, तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। होगा। होगा सर।
होगा। होगा। होगा सर। अब वो करंट फ्लो मतलब करंट फ्लो कैसे होता है, मतलब क्या होता है उसमें, कोई बताएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब करंट फ्लो का मतलब क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स? कंडक्टर के। कंडक्टर के। कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जैसे देखो, बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है ना कि बैटरी इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्या बोलते हैं लोग कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन बाहर ट्रांसमिट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। बैटरी क्या करता है ना, मैंने क्या बताया था, बैटरी का मतलब क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स क्या करता है ना, फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। याद होगा वोल्टेज को कैसे हम डिफाइन कर रहे थे, वो क्या कर रहा था कि एनर्जी किसी पॉइंट, कोई किसी भी यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो एनर्जी लग रही थी, जो काम किया जा रहा था, उसी को हम लोग वोल्टेज बोल रहे थे। मतलब क्या है, जो वोल्टेज होगा यहाँ पे, अगर मान लो आपने कोई वोल्टेज लगाया, तो क्या करेगा ये, जो भी वायर है, वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एनर्जी देगा बाहर से, ठीक है। एनर्जी देगा और फिर इनको मूव कराने के, जब एनर्जी देगा तो ऑब्वियसली क्या होंगे, मतलब इनको एनर्जी जब मिल जाएगी तो ये मूव करने के लिए मतलब इजीली मूव कर पाएंगे, ठीक है। और जब इजीली मूव यस सर। करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, समझ में आया? करंट। तो जो भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, जहां पे भी करंट फ्लो होती है और बोलते हैं हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं होता कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उन्हीं के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, समझ रहे मेरी बात? जहां पे यस जो सर। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना वही मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, चार्ज। करंट सॉरी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे इधर है, सपोज करो ऐसे पॉजिटिव लगाया ना, तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इस साइड में होगा, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट में करंट का मूवमेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अलग इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड में मूव कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो होगा, इस साइड में फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो ये सारा चीज बहुत हमारा, आवाज आ रही है पीछे से कोई। तुम लोग का माइक किसी का ऑन है, वेट, कौन है, रितु चौरसिया, आप अपना माइक ऑफ करो। रितु चौरसिया, वेट, सर ऑफ है। हाँ चलो ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे ना, अब हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, मैं आपको कुछ वैसे शेयर कर दूंगा, ये थियोरेटिकल है ना, तो उसमें आप लोग खुद से पढ़ लेना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना एलिमेंट्स के बारे में, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली, ठीक है। आई थिंक इसमें वेट 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तुम लोग रीज्वाइन कर सकते हो, रुको मैं इस सेशन को ये करता हूँ, रीज्वाइन कर दो अभी, ठीक है। फिर थोड़ी देर ये करके फिर हम लोग क्लोज कर देंगे, ओके, क्योंकि अभी 1 मिनट में एक ये हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके सर। वेट 1 सेकेंड।